एक दिन पहले विभा रोज की ही तरह किचन में दोपहर का खाना बना रही थी कि अचानक उसके पति सुरेश ने उसके पास आकर कहा, विभा अपना सामान पैक कर लो, हम आज निकल रहे हैं। निकल रहे हैं? लेकिन कहाँ? अरे मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले बताया तो था कि मेरा ट्रांसफर पुलगांव हो गया है, हम दोनों को आज शाम को जाना है। हाँ तो वो सब तो ठीक है, लेकिन एक छोटे से गांव में ट्रांसफर लेने की क्या जरूरत थी? मैं वहाँ पर अकेले क्या करूँगी? सुरेश ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, वही जो तुम यहाँ करती हो, वहाँ मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना और शाम को मेरा इंतजार करना। अचानक विभा की नजर किचन में रखे न्यूज़पेपर पर पड़ी, जिस पर लिखा था, पुलगांव में रहस्यमयी तरह से डॉक्टरों के लापता होने की वारदातें कम नहीं हो रही है। लोगों का मानना है कि पुलगांव शापित है। उसने घबराकर सुरेश की ओर देखकर कहा, ये देखो, तुम्हारा जिस जगह ट्रांसफर हुआ है इस न्यूज़पेपर में उसी गांव का नाम है और इसमें लिखा है कि वहाँ पर डॉक्टर के लापता होने की वारदातें कम नहीं हो रही हैं। अरे इन न्यूज़पेपर वालों को उल्टी सीधी खबरें छापने के अलावा आता ही क्या है? लेकिन सुरेश, इतने छोटे से गांव में हम कैसे और कहाँ रहेंगे? विवाह, वहाँ पर एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, हम उसी में रहने वाले हैं। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। शाम तक उनकी कार पुलगांव के गेस्ट हाउस के सामने खड़ी हुई थी। विभा ने देखा वहाँ सब तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। विभा को वहाँ पर कोई भी इंसान नजर नहीं आया, यहाँ तक कि कोई जानवर भी उसको नजर नहीं आया। ये बात विभा को बहुत ज्यादा अजीब लगी। पता नहीं क्यों उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा लगा, मगर उसने सुरेश को कुछ जाहिर नहीं किया। सुरेश और विभा अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए। उन्होंने एक अनजान व्यक्ति को पहले से वहां मौजूद पाया। सुरेश ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या नाम है तुम्हारा? जी सर, मेरा नाम मोहनलाल है। मुझे बताया गया था कि आप आने वाले हो। ठीक है, तुम सामान गेस्ट हाउस में रखवा दो। मोहनलाल ने उन दोनों को एक कमरा दे दिया और सामान उनके कमरे में रखवा दिया। क्या आप लोग कुछ खाने को लेंगे? नहीं। मोहनलाल वहां से चला गया। विवाह डरी डरी नजरों से इधर उधर देख रही थी। सुरेश ने विवाह की ओर देखकर कहा, क्या हुआ विवाह, तुम ठीक तो हो? पता नहीं क्यों सुरेश, मुझे यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है। तुमने देखा नहीं कैसे इस गांव में मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ है? दरअसल बात यह है कि तुम शहर की रहने वाली हो। गांव में लोग शाम को ही सो जाया करते हैं। धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। चलो अब ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो और सो जाओ। विवाह और सुरेश गहरी नींद में सो गए। करीब आधी रात को विवाह की अचानक आंख खुल गई। उसे अपने कमरे के आसपास एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। उसने सुरेश को उठाने की कोशिश की, मगर सुरेश गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक विवाह को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके कमरे के बाहर टहल रहा हो। वह बड़ी हिम्मत करके दरवाजा खोलकर बाहर आई। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। विवाह ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने खून से लथपथ एक इंसान खड़ा हुआ था, जिसकी एक आंख गायब थी और दूसरी आंख बाहर निकल रही थी। चांद की रोशनी में उसका रूप बेहद भयानक लग रहा था। विवाह को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मुर्दा उठकर उसके सामने खड़ा हो। विवाह उसको देखकर बुरी तरह से चीखने लगी। उसके चीखने से अचानक सुरेश की आंख खुल गई। सुरेश दौड़ता हुआ बाहर की तरफ आया। सुरेश ने देखा विवाह अकेले किसी सम्मोहित अवस्था में बाहर खड़ी हुई चीख रही थी। क्या हुआ विवाह, तुम चीख क्यों रही हो? सुरेश, सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ है। लगता है तुम बहुत थक गई हो। तुम बाहर क्या कर रही हो? कोई नहीं है हम दोनों के सिवा यहाँ पर। विवाह ने देखा तो सचमुच वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। सुरेश उसे कमरे के अंदर की ओर ले गया। सो जाओ विवाह। सुरेश, मैंने अपनी आंखों से देखा था और इस कमरे में एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी मुर्दे में से आती है। ये सब तुम्हारे ज्यादा सोचने का असर है। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। सो जाओ। विवाह बड़ी मुश्किल से सो पाई। उनकी आंख सुबह मोहनलाल के दरवाजा खटखटाने पर खुली। आप तैयार हो जाइए डॉक्टर साहब, मैं आपको आपके क्लिनिक में ले चलता हूँ। सुरेश तैयार होकर अपने कमरे में आ गया। विवाह के चेहरे पर डर अब भी था। सुरेश ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी से कहा, किचन में खाने पीने का सारा सामान मौजूद है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो खाना बना देना। मैं शाम को जल्दी लौट आऊंगा। इतना कहकर सुरेश मोहनलाल के साथ क्लिनिक में चला गया। सुरेश ने देखा क्लिनिक के नाम पर वहां केवल एक टूटा फूटा खंडहर था, जहां एक बहुत पुरानी मेज और कुर्सी बिछी हुई थी। यह देखकर सुरेश को बड़ा अजीब लगा। उसने मोहनलाल से कहा, ऐसा लगता है जैसे यहाँ की मेज और कुर्सी बरसों से बदली ही नहीं गई हो। यहाँ बहुत ही कम डॉक्टर टिकते हैं, जो आते हैं वो जल्दी ही यहाँ से चले जाते हैं।
सुरेश क्लिनिक में शाम तक बैठा रहा, मगर एक भी मरीज उस क्लिनिक में नहीं आया। शाम को सुरेश मोहनलाल के साथ गेस्ट हाउस में वापस आ गया। खाना खाकर सुरेश और विभा सोने ही वाले थे कि अचानक उनके कानों में मोहनलाल की आवाज आई। साहब, आपसे एक बात करनी थी। कहो, क्या बात करनी है मोहनलाल? साहब, रात के वक्त अगर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलिएगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मोहनलाल की बात सुनकर विभा और सुरेश एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। सुरेश मोहनलाल से कुछ और पूछता, मगर मोहनलाल इससे पहले ही बड़ी फुर्ती से वहां से चला गया। ये क्या बोल कर गया है? क्या कहना चाहता था? कुछ नहीं, शायद कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन कुछ और कह गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, चलो सो जाओ। फिर दोनों सोने के लिए चले गए। सुरेश और विभा गहरी नींद में सो गए। करीब आधी रात को सुरेश के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। सुरेश चौंक कर उठ बैठा और विभा भी उठ गई। इतनी रात को कौन आया है? मैं दरवाजा खोलकर देखता हूँ। दरवाजा मत खोलो सुरेश, तुम्हें याद नहीं मोहनलाल ने क्या कहा था? विभा, तुम भी ना, तुम सो जाओ। सुरेश ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मोहनलाल खड़ा हुआ था। मोहनलाल, तुम? जी डॉक्टर साहब, मुझे माफ करिएगा, लेकिन गांव में एक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा। लेकिन तुमने तो कहा था कि रात के वक्त कोई भी दरवाजा खटखटाए तो नहीं खोलना, चाहे तुम ही क्यों ना हो सकता है मैंने कुछ और कहना चाहा हो, लेकिन कुछ और कह दिया हो। लेकिन अब आप जल्दी चलिए, मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, चलो। सुरेश ने अपनी पत्नी से कहा, विभा तुम सो जाओ, मैं कुछ देर बाद आऊंगा। नहीं, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मुझे जब से हम इस गांव में आए हैं कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। लोगों की जान बचाना ही तो मेरा काम है विभा, उसका इलाज करते ही मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। सुरेश मोहनलाल के साथ चल दिया। सुरेश ने देखा कि रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। गांव में इतनी शांति थी कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो किसी कब्रिस्तान में आया हो। यहाँ तक कि सुरेश को एक भी कुत्ता तक भौंकता हुआ नहीं दिखाई दिया। मोहनलाल पतली पतली गलियों से होता हुआ एक कच्चे मकान की तरफ रुक गया। सुरेश ने देखा दरवाजा खुला हुआ था। मोहनलाल उस मकान के अंदर चला गया। सुरेश की आंखों के सामने कच्चा आंगन था, जहां पर एक चारपाई बिछी हुई थी और वहां पर एक आदमी लेटा हुआ था और उसके चारों ओर कुछ औरतें, कुछ मर्द उसे घेरे हुए थे, जो सुरेश को अजीब सी नजरों से देख रहे थे। सुरेश को उनका इस तरह से देखना बहुत ही अजीब लगा। वह धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ चारपाई पर लेटे हुए आदमी के पास गया। उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके ठीक बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सुरेश ने उस बूढ़े से कहा, इसको क्या बीमारी है? तुम एक डॉक्टर हो, तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगा इसको क्या बीमारी है। सुरेश ने चारपाई पर लेटे व्यक्ति की नब्ज टटोली तो उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। सुरेश ने धीरे से उस बूढ़े से कहा, जी माफ कीजिएगा, ये मर चुका है। मगर सुरेश की बात सुनकर वह बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। सुरेश को उसका हंसना बहुत अजीब लगा। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, ये वाकई मर चुका है। ठीक से देखो डॉक्टर, तुमने तो इसके चेहरे से कपड़ा तक नहीं हटाया। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सुरेश ने जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो सामने का मंजर देखकर उसके गले से चीख निकल गई। सुरेश ने देखा चारपाई पर लेटा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। अचानक सभी लोग, यहाँ तक कि मोहनलाल भी सुरेश की तरफ घूर कर देखने लगा और चारों ओर से सभी लोग सुरेश के पास आने लगे और सबने मिलकर सुरेश को घेर लिया। सुरेश ने देखा अचानक उनके चेहरे बदलने लगे। अब उनके चेहरे मुर्दों जैसे हो गए थे। उनके चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें मरे हुए सालों गुजर चुके हो। कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? ये क्या हो रहा है? मैं ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? एक भयानक हंसी सुरेश के कानों से टकराई। हंसी मोहनलाल की थी। मैंने मना किया था ना साहब, रात में दरवाजा मत खोलना, लेकिन तुम भी और डॉक्टरों की तरह बेवकूफ निकले। तुम शहरी लोग इन बातों को नहीं मानते, मगर अफसोस अब तुम भी और डॉक्टरों की तरह ही मरोगे। मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोग आखिर हो कौन? हम सब बहुत पहले ही मर चुके हैं साहब।
काफी साल पहले जब इस गांव में अकाल पड़ा था, तब हम सब लोगों ने भगवान को छोड़कर शैतान की पूजा करनी आरंभ कर दी थी। लेकिन फिर भी हम सब मर गए और उसकी सजा हमें मिली। हम सब शापित हो गए। दिन में तो हम सब आम आदमियों की तरह होते हैं, मगर रात में यह पूरा गांव भुतहा गांव बन जाता है। हमें जिंदा रहने के लिए इंसानों के खून की जरूरत होती है और इंसानी मांस हमारा खाना होता है। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति लेटा हुआ है वो तुम्हारा भविष्य है। इतना कहकर मोहनलाल का चेहरा बुरी तरह से भयानक हो गया और वहां जितने भी लोग मौजूद थे सभी के चेहरे भयानक हो गए। वो सब सुरेश पर टूट पड़े और एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। उसी समय वहां विभा भी आ पहुंची, जो कि अब दूर खड़ी ये सब देख रही थी। विभा सुरेश को बिना बताए उसके पीछे ही आ गई थी, मगर उसे नहीं पता था कि वह भी मौत के नजदीक चली आई थी। सुरेश की हालत देखकर विभा के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। छोड़ दो मेरे पति को, तुम लोग हो कौन? इसके बाद विभा को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। थोड़ी ही देर के बाद विभा और सुरेश कंकाल में तब्दील हो चुके थे। वो सब मुर्दा जो थे वो सुरेश और विभा को जिंदा ही कच्चा चबाकर खा गए। कुछ देर बाद वहां फिर मौत जैसा सन्नाटा हो गया। सब तरफ शांति फैल गई और भूतिया गांव फिर एक बार अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगा।